हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्सरसाइज 3.1 से पहले के सभी कॉन्सेप्ट को कर लिया था। आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.1 को करने जा रहे हैं। तो दिल थाम लीजिए, कमर को कस लीजिए और अपने सामने कॉपी पेन को निकाल कर बैठिए बच्चा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, क्वेश्चंस की बारी। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 के पहले नंबर क्वेश्चन के ऊपर उतरते हैं और एक एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा के कर देते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बारीकी से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उस सवाल से हमें लीनियर इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के मदद से उसके सॉल्यूशन को भी निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? जो सेटिस्फाई करे उस इक्वेशन को। सिंपल सी बात है, उस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। मतलब x और y का वैल्यू वही आपका सॉल्यूशन। सिंपल सा बात, x और y का वह वैल्यू जो सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब ग्राफिकली हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहले तो इक्वेशन बनाना होगा, और इस इक्वेशन बनाने के क्रम में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें ग्राफ से उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब 10 विद्यार्थी हैं क्लास 10 के, उन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में भाग लेते हैं। मतलब भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। मतलब अगर लड़के अगर 3 हैं तो लड़कियां क्या है? 7 है। लड़के अगर 4 हैं तो लड़कियां क्या है? 4 + 4 8 है। समझ रहे मेरी बातों को? अगर लड़के 5 हैं तो 5 4 9, 5 और 4 9। मतलब ये अगर लड़की है, ये लड़का है, लड़कों से 4 ज्यादा हमेशा कौन है? लड़कियां। लड़कों से कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा क्या है? लड़कियां। ये है सवाल आपका, समझे? तो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों के संख्या से क्या है? 4 ज्यादा है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, मतलब नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है। हु टुक पार्ट इन द क्विज मतलब कितने लड़कियों ने और कितने लड़कों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है ना, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को निकालना है। मतलब लड़कियों की और लड़कों की एक एक पार्टिकुलरली, लड़का कितना था और लड़कियां कितना थी, ये पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करना है ना, कि सॉल्यूशन लिखना है, और लिखना है लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या को क्या मानना है? x मान लेना है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या को क्या मान लेना है? y मान लेना है। लाजमी सी बात है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10? 10 स्टूडेंट। इज देयर एनी स्पेसिफिकेशन दैट देयर इज ओनली 10 गर्ल्स या 10 बॉयज? नो, देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब इन अ क्लास देयर इज अ नंबर ऑफ बॉयज एंड देयर इज अ नंबर ऑफ गर्ल्स। एंड टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट टेक पार्ट इन क्लास 10? 10th स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट टेक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब there is some boys and there is some girls, that is x plus y मिलाकर हमारा क्या होता है? 10 होता है। मतलब कुछ लड़कों ने कुछ लड़कियों दोनों ने पार्टिसिपेट किया और 10 स्टूडेंट वो मिलकर बने। इसको हम पहला इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि लड़कियां की जो संख्या है, मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। मतलब अगर y आपका लड़की है तो लड़का x है, तो x कुछ भी रहेगा तो उससे हमारा कितना ज्यादा होगा? 4 ज्यादा। मतलब x अगर कुछ भी रहेगा तो 4 ज्यादा उससे क्या रहेगा? लड़की रहेगी। समझ गए बात को? इसको अगर इस इक्वेशन को रीराइट अगर सही से करते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे? x, ये प्लस का y है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। इसे दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। समझे मेरी बातों को? गया थोड़ा थोड़ा दिमाग में? हाँ सर, अब जाना चाहिए। अब देखिए, हमने पिछले क्लास में डब्बा बनाना सीखा था। डब्बा बनाने का उपयोग नॉर्मली क्यों होती है? सॉल्यूशन को निकालना। मतलब कि
सॉल्यूशन को निकालना डब्बा बन कहलाता है, और डब्बे की मदद से हम लोग ग्राफ में उसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। कहने का मतलब जैसे आपके पास एक इक्वेशन है x + y = 10, तो इसके मदद से एक डब्बा बनाएंगे और हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब नॉर्मली एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, देख लो 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 10 आएगा। y का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। और y के वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। देख लीजिए, y का वैल्यू अगर 0 रखे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लाजमी सी बात है। उसके बाद एक बार हम लोग लेते हैं इसके इक्वेशन को, x - y = -4 वाले इक्वेशन को, इसको प्लॉट करते हैं। अगर इसको प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि क्या है, x और y, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एक बार हम x के वैल्यू को 0 पुट करते हैं। अगर मैं x के वैल्यू को 0 पुट किया तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 0 माइनस का y = -4, माइनस का y = -4, माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, अगर मैं y के वैल्यू को 0 पुट करता हूं, अगर मैं y के वैल्यू को पुट करता हूं 0, तो क्या होगा, x माइनस y की जगह पर 0 पुट कर दीजिए =-4, x -4, तो x का वैल्यू -4 आ जाएगा। तो आपके पास दो डब्बा बनकर तैयार है। अब इस डब्बे की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सबसे बड़ा चीज, इस डब्बे की मदद से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा मेन मकसद है। आइए ध्यान देते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो पहला काम है कि इस डब्बा को हम लोग लिख लेते हैं। इधर क्या क्या हमारे पास वैल्यू आया, इसको आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमारे पास x है और y, ठीक है। एक वैल्यू आया 0, 10, ठीक है, और एक वैल्यू हमारे पास आया 10, 0, ठीक है। उसके बाद अगला वैल्यू हमारे पास क्या आया है, फिर इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। x और y है 0, 4, ठीक है, 0 -4, ये वैल्यू आपके पास आया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देने का काम है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ा मेन हमारा काम आता है कि इसको ग्राफ में प्लॉट करना, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है, ग्राफ में प्लॉट करना। एग्जाम में यही पूछा जाएगा। नेचुरली अगर मैं बताऊं ना बच्चा, तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा ये सब, एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा ये सब चीज। तो अब सबसे बड़ी चीज आती है कि सर जब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो ये हम लोग को बता क्यों रहे हैं, बनवा क्यों रहे हैं। देखिए बच्चा, हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना है कि कभी भी जो चीज एग्जाम में आए सिर्फ उसी के लिए मत पढ़ो। कभी कभी बेस बनाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। और ये सब सवाल आपके कॉन्सेप्ट को बना कर देगा, आपको ग्राफ में इनहेंस करके देगा। ये सब सवाल ऐसा है कि आपको इक्वेशन बनाने सिखाएगा, आपको डब्बा बनाने सिखा रहा है, डब्बे से ग्राफ में प्लॉट करने सिखा रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप सडन से उसको हिट करके आराम से बना लेते हैं ना। ये ध्यान देते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपके पास इस तरह से कुछ लाइन है, ठीक है, ध्यान देना है। इस तरह से आपके पास कुछ लाइन है और मैं इसको प्लॉट करता हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, ठीक है। फिर ऊपर जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर इधर नीचे आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये चीज हम लोग ग्राफ में ड्रॉ कर लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब सबसे बड़ा हमारा मेन काम है, मुख्य तौर पर जो काम है वो काम है अब लाइन को ड्रॉ करना। लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, लाजमी सी बात है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो काम करना है हमको क्या, कि बनाते रहना है इसको। नॉर्मली है, डब्बा को देखिए, प्लॉट करिए। इसको पहले प्लॉट करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये वाला कौन सा इक्वेशन, x + y = 10 वाला है। इसको प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू अगर 0 है, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 है,
y का वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ लिख दिए 0 और 10, बात खत्म। अगला x का वैल्यू अगर 10 है तो y का वैल्यू क्या है 0 है, x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये 10 और 0 हो गया, बात खत्म है। तो अब पहले उसके बाद अब हमारा काम क्या बन गया कि इस लाइन को x प्लस वाई वाला इज इक्वल टू 10 वाले लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला हमारा कौन सा लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाला लाइन है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट ये वाला लाइन को हम लोग प्लॉट करते हैं, इस वाले लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर 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 x का वैल्यू अगर 0 है, x का वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पर कहीं पर, तो ये बन गया 0 और 4 का वैल्यू, ठीक है। अब अगला x का वैल्यू अगर माइनस का 4 है, x का वैल्यू अगर माइनस का 4 है तो y का वैल्यू क्या है 0 है, इस तरह से कुछ समझ रहे मेरी बातों को, ध्यान में जा रहा है मेरी बात। तो अगर आप देखें तो यहाँ 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 x का वैल्यू -4 और 0 है, तो x का वैल्यू अगर -4 है तो y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 है, तो ये 0 4 हो गया। तो इसको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। इसको पहले प्लॉट करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, थोड़ा इधर उधर होता है तो इसको मैनेज करिएगा। हाँ, अब देखिए, तो ये वाला जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 का लाइन है, और ये वाला जो लाइन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का लाइन था। तो हमारे पास दो लाइन अब बन के तैयार हो गया, और ये दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, समझे मेरी बातों को। तो अब यहाँ से इसको क्या करना है कि देखना है कहां पर इंटरसेक्ट किया, तो आप इसको देखिए कि यहाँ पर ये लोग लाइन दोनों इंटरसेक्ट किया है। ये लाइन आखिर में, ये पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट आखिर में है क्या, तो देखते हैं, सीधा इसको पहले ड्रॉ करते हैं। ये तो 3 पर गिरा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, ठीक है, और ये किस पर गिरा है, ये y का वैल्यू 7 पर है, तो ये कोऑर्डिनेट 3 और 7 को दिखा रहा है। इसका सीधा मतलब हो गया कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू क्या है 7 है, मतलब कहने का कि लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 3 है, और लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है 7 है। अब ये देखिए, इसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि लड़की की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो लड़का मेरे पास अगर 3 है तो लड़कियां की संख्या 7 है, मतलब 4 ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सही आ गया। तो लड़कों की संख्या नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू व्हाट, 7। हो गया बात खत्म, समझे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग अगर इसमें लगाएं, अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि सर अब आगे अगर बढ़ते हैं तो कैसे कैसे सवाल आपके पास आते हैं। एक और देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट, 5 पेंसिल और 7 पेंसिल दोनों मिलके कितना रुपया बना, 50 रुपया। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। फिर वही काम, काम क्या है आपके पास, काम क्या है कि आपको एक पेंसिल और एक पेन का दाम निकालना। पहले बातों को समझिए, पहले इक्वेशन में इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इक्वेशन बनाते कैसे, इसको समझिए, क्योंकि अक्सर बच्चा गड़बड़ कहाँ करता है, इक्वेशन बनाने में गड़बड़ करता है, ठीक है। अक्सर बच्चा इक्वेशन बनाने में गड़बड़ करता है, क्योंकि एक चीज समझिए, आपके पास 5 रुपए पीस पेंसिल है, 5 रुपए पीस के हिसाब से पेंसिल दे रहे हैं, तो 10 पेंसिल का दाम आपके पास कितना होगा, तो सर 10 पेंसिल का दाम होगा रुपीस इंटू क्वांटिटी, मतलब 50 रुपीस। अगर आप देखें तो अमाउंट को अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट आता है। क्या आता है, टोटल अमाउंट आता है। कहने का मतलब है, जैसे फिर से एक बार समझिए, आपके पास 7 रुपए पर पीस है, क्या 7 रुपए पर पीस है आपके पास पेन, एक पेन की कीमत 7 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, तो सर नॉर्मल सी बात है, 7 रुपए एक पेन की दाम है तो 10 पेन की दाम 70 रुपए होगी। क्या किए हम लोग, जो अमाउंट है उसको क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, टोटल अमाउंट आता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, आगे बढ़े, तो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से कह रहा है कि 5 पेंसिल का दाम और 7 पेन का दाम आपको टुगेदर कॉस्ट कर रहा है 50 रुपए। तो इसके मदद से पहले बनाते हैं, लेट
5 पेंसिल का दाम, मतलब 5 पेंसिल। अच्छा, पेंसिल का कीमत क्या आपको पता है क्या? एक पीस पेंसिल का कीमत क्या है पता है क्या? नहीं पता। एक पीस पेन का कीमत क्या है आपको पता है क्या? नहीं पता। लेकिन दोनों का कॉस्ट हम जब हम दुकान में गए तो दोनों एक साथ जब खरीदे, 5 पेंसिल और 7 पेन जब खरीदे तो दोनों को एक साथ हम कितने रुपए देकर आए? 50 रुपए देकर आए। उस दुकानदार को बोले कि लीजिए 50 रुपए, हमको 5 पेंसिल और 7 पेन दे दीजिए। इसका मतलब वो 50 रुपए का जो वैल्यू है वो 5 पेंसिल और 7 पेन के बराबर है। 5 पेंसिल और 7 पेन का वैल्यू किसके बराबर है? 50 रुपए के बराबर है। तो मेरा सिंपल कहना यहां पर यह है कि अब आप इसको देखिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल के कॉस्ट को आप एक्स मान लीजिए, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन के कीमत को आप क्या मान लीजिए? वाई मान लीजिए। अगर आप देखते हैं आपके पास 5 पेंसिल का कीमत क्या आएगा? 5 पेंसिल का कीमत, एक पेंसिल का कीमत एक्स रुपीज है, एक पेंसिल का कीमत एक्स रुपीज है। हाँ, तो अगर देखें तो एक पेंसिल का कीमत एक्स रुपीज है, तो 5 पेंसिल का कीमत क्या होगा? 5x। लाजमी सी बात है। अगर एक पेन का कीमत वाई रुपीज है तो 7 पेन की कीमत क्या होगी? 7y। और जब हम सीधा दुकान में गए तो दोनों को जोड़ के पैसा दिए, और दोनों को जोड़ के हम कितना दिए? 50 रुपीज दिए। बोलो हाँ या ना? तो ये मेरा पहला इक्वेशन बना। बोलो दिमाग में गया? हाँ सर गया। सेम अगला कंडीशन कह रहा है कि उसी तरह 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल मतलब 7 पेंसिल का कॉस्ट टोटल कितना हो गया? 7x, और 5 पेन का कीमत क्या हो गया? टोटल 5y। और दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद मेरा अमाउंट कितना हम दिए दुकानदार को? 46 रुपीज दिए। कितना दिए? 46 रुपीज दिए। 46 रुपीज दिए। तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आया। तो आपको बोला जाएगा अब कि ये बताइए एक पेन का कीमत क्या है, एक पेन का और एक पेंसिल का कीमत क्या है। तो कैसे निकालेंगे? सेम वही डब्बा वाला प्रोसेस है बॉस। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। करना क्या है? एक डब्बा बनाना है, ठीक है, x और y ऐसे लिखना है और अपने दिमाग में सॉल्व करना है, अपने दिमाग को एक्टिव करना है। कैसे एक्टिव करना है? कुछ ऐसा ऐसा वैल्यू लेना है, कुछ ऐसा ऐसा वैल्यू लेना है कि ये यहाँ अपने दिमाग को रखना है खुला, क्योंकि आपका नाम है भूला। तो करना क्या है भाई? अब देखो, सबसे पहले ना x का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है कि यहाँ पर अगर माइनस में जाए ना वो वैल्यू, तो ये 7 से वो कट जाए। भाई अब ऐसा कैसे सोचे हम? सर 7 के मल्टीपल में कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है पहले इसको सोचो। सर 7 के मल्टीपल में 50 के नजदीक में कोई वैल्यू है क्या? 7 7 जा 49 है सर, 7 6 जा 42 है सर, 7 5 जा 35 है सर, 35, और 5 के मल्टीपल में 35 आ रहा है सर। इसका मतलब मेरा दिमाग यहाँ पर एक ऐसा काम करेगा जो सडन से हिट करेगा। क्या हिट करेगा? कि ऐसा कोई वैल्यू लिया जाए कि 50 में उसको माइनस करें, x के जगह पर ऐसा कुछ वैल्यू लिया जाए कि 50 में उसको माइनस करें तो 35 आ जाना चाहिए। मतलब सिंपल सा बात, x का वैल्यू 3 ले लीजिए, 5 गुने 3 देखिएगा प्लस 7 का y इज इक्वल टू 50 है ना बॉस? जी सर। 15 प्लस 7y इज इक्वल टू व्हाट? 50 होगा ना बॉस? 7y इज इक्वल टू, ये 15 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 50 में 15 घटेगा ना बॉस? 50 में 15 घटेगा बॉस, तो क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, तो अब अगर 35 आपके पास बचा तो 7y इज इक्वल टू 35 बॉस। y इज इक्वल टू 35/7, 7×5 = 35, खत्म बॉस। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। देखें कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहीं से थोड़ा सा आगे स्टेप फॉरवर्ड, अगला वैल्यू क्या सोचा जाए? ठीक है, अगला वैल्यू क्या सोचा जाए कि सर x का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि और कटने वाला। तो और सोचते रहिए, अपने दिमाग को दौड़ाते रहिए। अपने दिमाग को अगर दौड़ाइएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग का आपका बत्ती जलेगा। जैसे जैसे अब 50 से आगे का वैल्यू लेते हैं, 7 के मल्टीपल में 50 का आगे का वैल्यू। सर कहीं y का वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं? सर y का वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो x के वैल्यू से कटे। हाँ ले लो ना, ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अब 5 के मल्टीपल में 50 के साथ, तो अब आप यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना है कि सर y का कुछ ऐसा वैल्यू लेना कि एक तो 50 में वो माइनस हो जाए और 5 के नजदीक वो चला जाए, मतलब 5 के मल्टीपल में आना चाहिए। 5 9 जब 45 होता है, लेकिन 7 उसको काटेगा सर। 50 में कुछ भी माइनस करेंगे सर 7 के मल्टीपल पर। पहले तो ये सोचिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए कि कुछ ऐसा सोचा जाए 7 के रिस्पेक्ट में। तो पहले 7 2 जा 14 लेते हैं,
क्या आप 50 में 14 घटाते हैं तो आता है आपके पास 36। क्या 36 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 3 जा 21, कोई फायदा नहीं। 7 4 जा 28, कोई फायदा नहीं। 7 5 जा 35, कोई फायदा नहीं। 7 6 जा 42, कोई फायदा नहीं सर। 8 बचेगा लास्ट में। तो 7 7 जा 49, कोई फायदा नहीं। 7 8 जा 56, कोई फायदा नहीं। 7 9 जा 63, कोई फायदा नहीं। 7 8 जा 56, कोई फायदा नहीं। 7 9 जा 63, कोई फायदा नहीं। 7 10 जा 70, 70। मतलब कहने का कि y का वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हैं ना, समझिएगा मेरी बातों को, y के वैल्यू को अगर आप 10 ले लेते हैं तो 5x प्लस 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 70। x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 50 में 70 जाएगा माइनस का 20। x इज इक्वल टू माइनस 20/5, 5 चौके 20। मतलब आपके पास सर होल नंबर आप ना अभी तक बोल रहे थे, नहीं बचवा, इंटीजर आना चाहिए। अब मेरी बातों को समझिएगा, यहीं से तो खेम शुरू होती है। तो x का वैल्यू जब हम -4 रखते हैं तो y का वैल्यू 10 आता है, या तो y का वैल्यू हम 10 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है? -4 आता है। बोल ये चीज समझ में आया कि नहीं? देखो मेरे लिए दाएं बाएं की खेल थी, मेरे लिए ये दाएं बाएं का खेल था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना अप्रोच लिया। नहीं तो मैं चाहता तो तुरंत इसको उड़ा के खत्म कर देता, मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता तो तुरंत खत्म करता, लेकिन आपके लिए मैंने समझाने के लिए इसको अप्रोच लिया कि ना भाई ऐसे ऐसे समझाया जा सकता है। अगला 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये है। तो अगर आप इसकी डब्बा को बनाना चाहे तो x और y यहाँ पर है, तो यहां से अगर आप देखें तो x का वैल्यू क्या रखा जाए? तो x का वैल्यू आपको 0 1 2 क्या रखे बॉस, जो कि 5 के मल्टीपल में आ जाए? तो सोचिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर तो 7 1 जा 7, 46 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा सर? 39 बचेगा, ठीक है। 7 2 जा 14, सर 46 में 14 जाएगा तो 32 बचेगा, ठीक है। क्या 32 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा 7 3 जा 21, देखो तो थोड़ा सा, 21 अगर इसमें से घटाओ, 6 में गया 2, 4 में 2 गया 3, 4 में 2 गया 1 बचा, सॉरी 4 में 2 गया 2 बचा, 25 बचा। तो यहां से आप कुछ गेम कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? x का वैल्यू 3 रखते हैं, तो x का वैल्यू 7 इंटू 3, ठीक है, प्लस का 5y इज इक्वल टू 46, 7 या 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू 46 में से 21 को क्या कर देंगे? माइनस, 6 में गया 5, 4 में 2 गया 2, तो y इज इक्वल टू 25/5, 5 25, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। समझे मेरी बातों को? क्या आसान था, हाँ या ना? आसान है बॉस, करने के ऊपर है। बस कितना जल्दी आप किसी चीज को कर लेते हैं वो आपके ऊपर काम करता है। मतलब आप ग्रैब करना सीखिए किसी चीज को। जैसे कि अब आप जरूरी थोड़ी हम x के वैल्यू को बोल दिए हैं तो आप x के ही वैल्यू को रखिएगा, आप y के वैल्यू को भी ले सकते हैं। जैसे जैसे कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए, 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63 होता है, तो आप कुछ इस तरह से सोचिए कि y के वैल्यू को ऐसा क्या लिया जाए कि यहाँ आने पर वो 63 हो सकता है क्या? कुछ भी। 7 8 जा 56 होता है, कुछ भी ऐसा सोचिए। जैसे 5 2 जा 10, 5 2 जा यहाँ क्या हो जाएगा? 10, और इधर जब आएगा तो 10, 46 और 10 56, 7 के मल्टीपल में 56 आता है कि नहीं? आता है, एकदम आता है। तो y के वैल्यू को अगर आप -2 पुट कर लेते हैं तो देखिए तो 7x प्लस 5 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 46। 7x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस का 10 है, उधर आके प्लस का 10 हो गया और 56 हो गया। तो 7x इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई में 7 इधर आके डिवाइड में हो गया, 7 8 56। तो अगर आप y के वैल्यू को अगर आप -2 ले रहे हैं, अगर आप y के वैल्यू को -2 ले रहे हैं तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो आप इस तरह से आपको ग्रैब करना है चीजों को, मतलब अपना दिमाग को चलाना है। अगर आप दिमाग को चला लिए तो वही आपके लिए सबसे बड़ा गेम होगा मेरे बच्चे, ठीक है। आइए अब इसकी मदद से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सीखा ग्राफ, तो मेन गेम तो उसी का ग्राफ का ही है, ग्राफ ही ना बनाना है बॉस। हाँ सर, तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर? हाथ को सीधा करके ग्राफ को बना लेना, 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके साथ साथ -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। गॉट इट? देख बच्चा मेरे, समझ। अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या है 5, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 और 5, है ना। अगर x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू क्या है 10 है, अगर x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पर कहीं पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा, यहाँ लिखेंगे -4 और 10। तो इसके मदद से जो लाइन बना इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए हम लोग ड्रॉ, ठीक। अगला, अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या है 5 है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या है 5 है, सेम वही वैल्यू। अगर x का वैल्यू 8 है, अगर x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू क्या है -2 है, यहाँ पर कहीं पर 8 और -2। उसका कहने का सीधा मतलब हुआ कि यहां से हम लोग इसको ऐसे करके लाइन को इंटरसेक्ट करा दे। ए भाई, इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करा दे, ठीक है। इस लाइन को इस तरह से हम लोग इंटरसेक्ट करा दे, देखिए इस तरह से इंटरसेक्ट करा दे, बट ठीक है। तो अब जहां पर ये लाइन एक दूसरे को काटा, 3 और 5 के ऊपर काटा, मतलब कहने का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है, x का वैल्यू क्या है 3 आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। मतलब एक पेंसिल का जो कीमत है आपके पास वो कितना आया 3 आया, और एक पेन का जो कीमत आया आपके पास क्या है 5 आया। देख लेते हैं क्या हमारा वैल्यू सही है। 5 गुने 3, ठीक है, प्लस 7 गुने 5, ठीक है, 35 प्लस 15, 35 प्लस 15 क्या है आपके पास 50 आया। तो हमने दुकानदार को सही रुपया दिया था। हाँ बॉस, दुकानदार को हमने सही रुपया दिया, तो 35 प्लस 15 क्या हो गया 50 हो गया, बात खत्म। दिमाग में घुसा कुछ रे बबुआ, भूसा जो भरा हुआ है दिमाग में, कुछ घुसा, भूसा जो भरा हुआ है, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ध्यान देने की बात है, कंपेयर करिए रेशियो को, ठीक है। रेशियो को कंपेयर करने के बाद बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन दिया गया है मेरे बच्चे, और इक्वेशन जब दिया गया है तो इक्वेशन को देख के आपको दिमाग लगाना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, इस तरह से हम लोग जानते हैं गेम को। तो कहने का मतलब है 5/9 -4/3, यहाँ देखिए 5/9 -4/3 और 8/12 सब कर रहे हैं क्या एक दूसरे से बराबर, क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है? नहीं सर, b1/b2 के बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं रहता है तो उस केस में आपके जो लाइन होते हैं वो इंटरसेक्टिंग बनते हैं, हाँ या ना? जी सर, वो इंटरसेक्टिंग बनते हैं, ठीक। उसी प्रकार 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 है। और अगला है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। उसी तरह सेम कंडीशन अगर हम देखें तो 7/18 6/6 माइनस 9/24 क्या आपस में बराबर है? a1/2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इसका सीधा मतलब हुआ ये जो लाइन होंगे वो कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, हाँ या ना मेरे बच्चे, बोलो। तो अगला लाइन आप लोगों को ये देखकर बताना है क्या होंगे, बात खत्म है। ये आपके ऊपर है, कैसे करना है नहीं करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बस मेरे को इतना ही काम था, हमको आगे बढ़ना था। अगला, इसको देख के आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अरे भाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और एक है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। इसको पहले इक्वेशन को रीराइट करते हैं। 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां से देखें तो करना क्या है, कुछ नहीं, कंपेयर कर लो पहले 3/2, ठीक है। तो
A1/A2 B1/B2 और C1/C2 करते हैं तो -5/-7। क्या ये आपस में वैल्यू बराबर है? सर A1/A2 ही B1/B2 के बराबर नहीं है, और जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो वो लाइन जो होते हैं इंटरसेक्टिंग होते हैं, और इंटरसेक्टिंग होने के साथ साथ उसके जो सॉल्यूशन होते हैं यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। बात खत्म है दोस्त। कहने का सीधा मतलब हुआ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है? जिसके सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होगा। कहने का मतलब A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो ये कंसिस्टेंट होगा। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है, ठीक है, B1/B2 के बराबर और C1/C2 के भी बराबर है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। मतलब अगर ये इंटरसेक्टिंग को दिखाता है, ये कोइंसिडेंट को दिखाता है, दोनों में कंसिस्टेंट होगा। सिंपल सा बात है, बात खत्म है बॉस। इसी तरह इसको देखिए, 2x - 3y, ये प्लस का 8 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर सेम देखिए 4x माइनस का 6y, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, रेशियो को कंपेयर करना है। तो 2/4 A1/2 B1/2 3/6 -3/-6 -8/-9, तो 2 2 जा 4 1/2, ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट गया 1/2, 8/9। तो अगर आप देखें तो A1/A2 मतलब ये वाला वैल्यू दोनों बराबर है। A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका ये सीधा मतलब हो गया कि लाइन जो होंगे पैरेलल होंगे, और लाइन जब पैरेलल होते हैं तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते, और जब सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। बात खत्म, पैसा हजम है आपका। बोली समझ में आया कि नहीं आया? इसको आपको बताना है कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगला फिर वही कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे बताना है आपको, ठीक है। सवाल में कोई दम है? जिसके सॉल्यूशन वो कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे वो इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट बताना है। अब देखिए, ये यहाँ से मैं बताऊंगा, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वाला यहाँ तक मैं होमवर्क दे दिया आपको। अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 लेकर आएंगे, और पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। वो 3 क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनाने सिखाऊंगा, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाया जाता है बॉस, ठीक। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को सीखेंगे, फिर वहां से चीजों को आगे लेकर चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। अरे बोल, कर दिया जाए, कर दिया जाए। चलिए बच्चा, आपसे लेते हैं विदा, और सभी लोग एक साथ बोलेंगे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हिंद मेरे बच्चे।